हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नेक्रोमेंसर एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन्हों गेट खोलता हुआ व्हाइट स्वेलो गिल्ड की एक ब्रांच में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करना है क्योंकि टावर को क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो दोनों लड़कियां जिन्हों से कहती है कि तो तुम हमारे व्हाइट स्वेलो गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। एक लड़की कहती है कि ये तो काफी सरप्राइज की बात है। इसी के साथ वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस लड़की ने कहा क्या है। उन्हें पता चलता है कि जिन्होंने गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहा है तो वो जिन्हों को बड़े प्यार से रिक्रूट करने लगती है। वो दोनों जिन्हों से कहती है कि सर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ वो कहते हैं कि क्या आपको इस गिल्ड के बारे में कुछ पता है। जिन्हों कहता है कि नहीं, मुझे इस गिल्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। वो दोनों इविल स्माइल देते हुए सोच रही होती है कि ये तो काफी अच्छा है, इसे कुछ भी नहीं पता, हम इससे अपने सारे काम करवा सकते हैं। एक लड़की जिन्हों से कहती है कि क्या आपके पास कोई स्किल है। जिन्हों कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कॉइन है, अगर है तो मुझे दे सकती हो। वो जिन्हों को एक कॉइन देती है। जिन्हों उस कॉइन को अपनी फिंगर से पिचका देता है। वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो कहती है कि इसने तो अपने हाथों से ही कॉइन को बेंड कर दिया। जिन्हों कहता है कि मेरे पास बेसिक मैजिक भी है। इसी के साथ जिन्होंने अपने हाथ पे फायर कास्ट करके दिखाता है, जिससे वो दोनों लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिन्हों कहता है कि मैं फायर के अलावा लाइटनिंग भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वो दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि इसके पास तो काफी ज्यादा अमेजिंग स्किल्स हैं, ये मैटर नहीं करता कि ये हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने आया है। इसी के साथ एक लड़की कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। दूसरी लड़की कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे टाइप का। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि बहुत टाइम बीत चुका है, अब जल्दी वो आने वाला है। इसी के साथ वहाँ पर काफी आवाजें आती हैं। एक पर्सन आकर बताता है कि कई सारे स्पिरिट मॉन्स्टर ने हमारे पर अटैक कर दिया है। वो सभी स्पिरिट मॉन्स्टर विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो पर्सन कहता है कि ये जितने भी समनर्स हमारे पर अटैक कर रहे हैं, ये 50 फ्लोर के मॉन्स्टर जितने पावरफुल हैं। वो दोनों लड़कियां जिन्हों से कहती हैं कि तुम यहीं पे रुकना, हम जल्दी आ रहे हैं। उन सभी के जाने के बाद जिन्हों अपने मास्क को पहन लेता है और वो घोस्ट फेस बन जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिट मॉन्स्टर सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। हमें पता चलता है कि ये तो वॉल्कन है। वॉल्कन ये काम करते हुए काफी शर्मा रहा था। वो जिन्हों से कहता है कि पता नहीं उसने मेरे को इन गंदे कामों के लिए जिंदा किया है, आखिर वो मेरे से ऐसे काम कैसे करवा सकता है क्योंकि मैं तो फर्स्ट स्पिरिट मास्टर हूँ। अब हमें एक गार्ड का सीन दिखाया जाता है जिसके पेट पे कोई किक मारता है। इस किक से वो गार्ड वहीं पे चित हो जाता है। हमें पता चलता है कि किक मारने वाला जिन्हों होता है। जिन्हों उस गार्ड से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर नहीं है। अंदर से एक और गार्ड आ जाता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिन्हों को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इसी के साथ जिन्हों उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो गार्ड जिन्हों से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिन्हों बोलता है कि मैंने यहाँ की लोकेशन दूसरी गिल्ड से ली है, मैंने इस लोकेशन का पता लगा लिया तो मैं इसे डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा। गार्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हो। वो गार्ड जिन्हों से कहता है कि तुम्हारे तो 9 स्टार दुश्मन है, तो तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। जिन्हों कहता है कि थैंक यू मुझे इस बारे में बताने के लिए, अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। इसी के साथ जिन्हों उसका गला और तेजी से दबा लेता है। वो मरने वाला होता है। वो गार्ड दूसरी तरफ हाथ करता है, वहाँ पर कुछ लेटर्स पड़े होते हैं। जिन्हों उस गार्ड से कहता है कि थैंक यू मेरा टाइम बचाने के लिए। इसी के साथ जिन्हों उस गार्ड को छोड़ देता है। जिन्हों उन लेटर के पास आ जाता है। वो देखता है कि उस लेटर में उन पर्सन के नाम है जिन्होंने उसको प्रीवियस लाइफ में मारा होता है। जिन्हों उन लेटर को जलाता हुआ कहता है कि कैन और कर्मन मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा और मैं एक एक करके तुम सबको आराम आराम से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिन्हों कहता है कि वो टाइम जल्दी आएगा। इसी के साथ अब हमें गोल्ड विलेज को दिखाया जाता है जिसके पास 10th फ्लोर के पपेट वाले मैनेजर की चिट्ठी आई थी। उनमें से एक लेटर जमीन पे गिरता है। गोल्ड विलेज उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि घोस्ट फेस जल्दी उसके पास आ रहा है। वो कहता है कि आखिर घोस्ट फेस को मेरे बारे में कैसे पता चला। गोल्ड विलेज काफी घबरा चुका था कि घोस्ट फेस उसके पास आने वाला है। अब हमें व्हाइट स्वेलो गिल्ड की एक ब्रांच दिखाई जाती है जहाँ पर जिन्हों उनके पास गिल्ड ज्वाइन करने के लिए गया था। गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ जाता है। गिल्ड मास्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी विटनेस थे वो सभी मारे गए हैं, आखिर ये किसने किया है। गिल्ड मास्टर उन लड़कियों से कहता है कि क्या तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है। वो लड़कियां कहती हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर ये इंसिडेंट होने से पहले हमारे पास एक पर्सन आया था। एक लड़की जिन्हों की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी नोज थोड़ी सी बड़ी थी और वो काफी ज्यादा हैंडसम था। दूसरी लड़की कहती है कि वो काफी ज्यादा अगली था और उसकी नोज भी काफी ज्यादा गंदी थी। वो दोनों इसी बात पर आपस में झगड़ने लगती है। अब हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मचा दी थी। हमें जिन्हों के फेस का एक बैडेस्ट लुक देखने को मिलता है। अब हमें किसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों कॉफी पी रहा होता है। वहाँ पर वॉल्कन आ जाता है। जिन्हों कहता है कि वॉल्कन तुमने काफी अच्छा किया, वहाँ पर लोग काफी कमाया करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये प्लेस भूतिया है। इसी के साथ वॉल्कन कहता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वॉल्कन जिन्हों से कहता है तो तुम आगे क्या करना चाहते हो। वॉल्कन कहता है कि क्या तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। सर हिलाता हुआ कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर तो कम मैजिक भी काफी काम कर रहा है। सभी घोस्ट फेस के बारे में जानते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वॉल्कन कहता है कि तुमने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली थी। जिन्हों कहता है कि ये मैंने अपने ब्रेन को यूज करते हुए गिल्ड से इन्फॉर्मेशन ली थी। वॉल्कन कहता है कि तुम तो बेस्ट हो। इसी के साथ दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आती है। जिन्हों कहता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा तुम उस पर अटैक कर दो। जिन्होंने अपने मास्क को अपने फेस पर लगा लिया था। जिन्हों 3 तक काउंटिंग करता है तो वॉल्कन अपने अटैक को उस पर्सन के ऊपर कर देता है। वॉल्कन का ये अटैक एक कैप्चर अटैक होता है जिसमें से कई सारी डेमोनिक चैन निकलती है और उस पर्सन को जकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि ये वही पर्सन होता है जो कि 10th फ्लोर के रिसेप्शनिस्ट का हेड होता है। वो कहता है कि मैं तो
तो आपको जानता हूँ, आप तो घोस्ट फेस हो, मुझे सर पपीटर ने यहाँ पर भेजा है आपसे मिलने के लिए। वो पर्सन कहता है कि सर गोल्डन लीच 10th फ्लोर के ब्रांच में आने वाले। इसी के साथ अब हमें कई सारे गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन लीच के गार्ड्स होते हैं, जिन्होंने सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता इन्होंने जो लेटर गोल्डन लीच को सेंड किया था उसमें इन्होंने क्या लिखा था। उन गार्ड्स के आगे आगे गोल्डन लीच चल रहा होता है। वो जिन्हों से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंस हो, तुम्हारे में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। गोल्डन लीच जिन्हों से कहता है कि तुम इसके लिए मुझे काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा, कोई भी नहीं जानता कि टावर से कैसे निकलना है। जिन्हों सोच रहा होता है कि बहुत समय बाद हमने एक दूसरे को देखा है। गोल्डन लीच अपने गार्ड से कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, बस इसकी सांसें चलने देना और कुछ। सभी गार्ड जिन्हों के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। जिन्हों कहता है कि तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। अब हमें गार्ड का लीडर दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं अटैक करता हूँ, तुम सभी ब्लॉक करना इसे। वो अपने बाकी गार्ड से कह ही रहा होता है कि मुझे फॉलो करो, तभी जिन्हों उसके पास पहुंच के उसके फेस पे एक पंच जड़ देता है और जिन्हों कहता है कि तो तुम इन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हो, तुम तो एक बेवकूफ हो। जिन्हों के एक पंच से सभी गार्ड्स का कैप्टन ढेर हो जाता है। बाकी गार्ड्स कह रहे होते हैं कि कैप्टन जिन्हों उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और उन्हें भी चित कर देता है। जिन्हों सभी गार्ड्स को हराने के बाद सीधा गोल्डन लीच के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे ओपोनेंट हो। गोल्डन लीच काफी हैरान हो जाता है कि जिन्हों इतनी जल्दी उसके पास आ भी गया है। गोल्डन लीच अपनी पावर को रिलीज करता है। जिन्हों गोल्डन लीच की पावर को देख के हैरान होता हुआ कहता है कि ये तो गोल्डन पावर है। इसी के साथ गोल्डन लीच अपने ऑरा से जिन्हों के ऊपर अटैक करता है। जिन्हों एक शील्ड की मदद से उसके ऑरा को ब्लॉक करता है। जिन्हों गोल्डन लीच के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोल्डन लीच कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसी के साथ गोल्डन लीच अपनी गोल्डन पावर को एक्टिवेट करता हुआ जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों हवा में हो। जिन्हों कहता है कि गोल्डन लीच के पास गोल्डन पावर इसलिए है क्योंकि गोल्ड्स को ऑब्जर्व करता है और अपने माना के साथ यूज करता है। गोल्डन लीच का अटैक जिन्हों से टकराता है, काफी बड़ा धमाका होता है। गोल्डन लीच कहता है कि मैंने इसे खत्म कर दिया। अचानक गोल्डन लीच के गले पर किसी का स्पेयर आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये हमारा जिन्हों है जिसने अपने स्पेयर को गोल्डन लीच के गले पे रख दिया है। जिन्हों कहता है कि ये स्पीड की बैटल थी। गोल्डन लीच जिन्हों से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ, पर तुम मुझे मार नहीं सकते हो। जिन्हों गोल्डन लीच से कहता है कि तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बहुत हार्ड काम नहीं था, मैं तो बस तुम्हें कैप्चर करना चाहता हूँ, वो भी जिन्हों गोल्डन लीच से कहता है कि मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। गोल्डन लीच कहता है कि मेरा पीछे करो। इसी के साथ गोल्डन लीच जिन्हों के एक रूम में ले आता है। जिन्हों कह रहा होता है कि ये तो काफी बड़ा रूम है, ये काफी महंगा भी है। गोल्डन लीच दरवाजे को बंद कर देता है और वो अपनी गोल्डन पावर को एक्टिवेट करते हुए जिन्हों के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। वो कहता है कि इस रूम में मेरी गोल्डन पावर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, ना कि बाहर की तरह। गोल्डन लीच जिन्हों से कहता है कि इस रूम में तो कोई डीमन और गॉड्स भी नहीं आ सकते हैं। गोल्डन लीच काफी गुस्से में जिन्हों से कहता है कि ऑक्शन का ओनर मैं हूँ, ये तुम्हें किसने बताया। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नेक्रोमैंसर एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में गोल्डन लीच अपनी ट्रेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। गोल्डन लीच कहता है कि टावर का सिस्टम नेचुरली किसी को भी इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही गोल्डन लीच हूँ। आखिर मेरी आइडेंटिटी को किसने एक्सपोज किया है। चलो अब जल्दी से बताओ कि ऑक्शन का ओनर मैं हूँ, ये तुम्हें किसने बताया है। जिन्हों गोल्डन लीच से कहता है कि तुम तो ब्लफ कर रहे हो, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। ये बात सुनकर गोल्डन लीच अपने वेपन को समन कर लेता है। गोल्डन लीच अपनी गोल्डन पावर को यूज करते हुए एक एक्स को क्रिएट कर लेता है। वो जिन्हों से कहता है कि मैं तुम्हारे एक हाथ और एक टांग को काट दूंगा, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की सजा मिलेगी। ये बोल के गोल्डन लीच जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। उसका एक्स किसी के हाथों से टकराता है और उसका एक्स पूरा टूट जाता है। हमें पता चलता है कि जिसने उस एक्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया है वो वॉल्कन होता है, जो कि जिन्हों की बॉडीज में से निकला है। गोल्डन लीच देखता है कि ये तो फर्स्ट स्पिरिट मास्टर है जो कि जिन्हों की बॉडीज में से निकल रहा है, मतलब कि जिन्होंने उसे कंट्रोल कर रखा है और वो एक स्पिरिट सोल बन चुका है। पर ऐसा कैसे हो सकता है। स्पिरिट मास्टर के अलावा कोई भी नेक्रोमैंसर स्किल को यूज नहीं कर सकता है, जितना मुझे पता है। गोल्डन लीच जिन्हों से कहता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि स्पिरिट मास्टर ही सभी सोल सोल्जर्स को कंट्रोल करता है और तुम स्पिरिट मास्टर को कंट्रोल कर सकते हो। जिन्हों अपने घोस्ट फेस को उतारता हुआ कहता है कि तो फाइनली तुम्हें समझ आ गया है। गोल्डन लीच उसके फेस को देख के कहता है तुम तो चाह जिन्हों को। दोस्तों गोल्डन लीच जिन्हों के पिछले लाइफ के बारे में भी जानता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फेमस था, जिसने अपनी पिछली लाइफ में टावर में 600 फ्लोर तक क्लियर किया था, पर वो अपने 9 स्टार साथियों के द्वारा ही मारा गया था क्योंकि वो धोखेबाज। जिन्हों कहता है तो तुम मेरी हिस्ट्री को जानते हो। गोल्डन लीच कहता है कि मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा कि ये तुम हो चाह जिन्हों को। जिन्हों कहता है कि मुझे भी फर्स्ट टाइम बिलीव नहीं हुआ था अपने आप पर। तो तुम आखिर क्या करना चाहते हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है। जिन्हों कहता है कि मैं बस गोल्डन लीच कंपनी द्वारा कुछ मनी इकट्ठा करना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए एक स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करो। गोल्डन लीच जिन्हों से कहता है तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं। जिन्हों कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पास जो मर्चेंट्स होते हैं वो ज्यादा हायर लेवल तक टावर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं तुम्हारी गोल्डन लीच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा और तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मेरे पास होगा। गोल्डन लीच जिन्हों से कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं रियल जिन्हों से बात कर रहा हूँ। जिन्हों कहता है कि यही मेरे बात करने का तरीका है। गोल्डन लीच कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जिन्हों कहता है कि कैसे रहेगा अगर मैं इसके बदले तुम्हें टॉप क्लास की इन्फॉर्मेशन दूं जिसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। गोल्डन लीच कहता है कि प्राइस पे करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। जिन्हों कहता है कि मुझे पास्ट लाइफ में मारने वाले वो 9 स्टार थे जो कि खुद से मुझे मारने नहीं आए थे। उनके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड था जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहा था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 9 स्टार को भी कंट्रोल कर सकता था। मुझे लगता है कि मुझे पास्ट लाइफ में मारने का काम टावर के 4 मोनार्च में से किसी एक ने बनाया है। ये बात सुन के गोल्डन लीच काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गोल्डन लीच कहता है कि क्या तुम उन 4 रॉयल्टीज की बात कर रहे हो। अब हमें उन 4 मोनार्च के बारे में बताया जाता है जो कि सभी स्पीसीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अगर कोई पर्सन टावर को हाई लेवल तक क्लियर कर देता है तो फिर वो मोनार्च वहाँ पर अपीयर होते हैं और उस पर्सन को वो खुद ही मार देते हैं। जिन्हों कहता है कि यही कारण है टावर को अभी तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। गोल्डन लीच कहता है तो तुम उस चीज
का आखिरी विक्टिम है। जिन्हों कहता है कि नहीं 100 फ्लोर के स्पीशीज भी इस चीज को जानते हैं। वॉल्कन गोल्डलीच को बताता है कि वो 100 फ्लोर में आए डिजास्टर में अकेली ही बची है। जिन्हों बताता है कि वो एक लड़की है जो कि डोके भी है। वो सभी हारू के बारे में बात कर रहे थे। अब हमें हारू को दिखाया जाता है जो कि बड़े से ऑर्क मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। वो उस ऑर्क मॉन्स्टर के सर को काटकर उसे मार देती है। हारू कहती है, हारू 10th फ्लोर पे होती है। हारू कहती है कि ये इतना काफी नहीं उस बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए। इसी के साथ हारू उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। हारू उसे हरा नहीं पाती है। अब हारू को 9th फ्लोर के सेफली जोन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि वो बॉस को हरा नहीं पाती थी। हारू कहती है कि मुझे जिन्हों के साथ वापस से काम करना है, इसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ड्रैगन स्वॉर्ड मास्टर अपीयर होता है। वो हारू से कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों नहीं यूज कर लेती हो टावर को क्लियर करने के लिए। हारू कहती है कि नहीं, मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जिन्हों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आप को अपने लिए स्ट्रांग बनाऊंगी। हारू ड्रैगन स्वॉर्ड मास्टर से कहती है कि अब तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। हारू सोच रही होती है कि मैं एक छोटी सी लड़की हूँ जिसने एक वॉर में भी फाइट की है, मैं इस स्वॉर्ड की मदद से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हूँ। अब हमें गोल्डलीच का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन्हों से कह रहा होता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तो तुम उस बच्ची को और उसकी स्वॉर्ड को यूज करना चाहते हो। जिन्हों गोल्डलीच से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम अदर वर्ल्ड को देखें तो वहाँ पर और भी डोके भी हो सकते हैं। गोल्डलीच सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो टावर के फाउंडेशन के बारे में भी जानता है। जिन्हों से बताता है कि मैं बस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ क्योंकि वो 9 स्टार को बैकग्राउंड सपोर्ट वो 4 मोनार्च दे रहे हैं। जिन्हों गोल्डलीच से कहता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले भी तो वो मोनार्च थे। ये सुन के गोल्डलीच अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। हमें गोल्डलीच का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। गोल्डलीच जिन्हों से कहता है कि मैं तुम्हारी डेडिकेशन की कदर करता हूँ। जिन्हों कहता है तो फाइनली तुमने आज एक ग्रेट चॉइस को चुना है, लेकिन तुम मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कुछ दिखाओ। जिन्हों कहता है क्या मुझे अब तुम्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। गोल्डलीच कहता है मैं सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो मैं तुम्हें कोई भी चीज बेचूंगा नहीं, ना ही खरीदूंगा तुमसे। जिन्हों अपने इविल सिस्टम बाल को वहाँ पर बुला लेता है। जिन्हों बाल से कहता है कि क्या तुम मुझसे हैंडशेक करोगे इसे प्रूफ करने के लिए। इविल सिस्टम जिन्हों के साथ हैंडशेक करता है। अब गोल्डलीच को यकीन हो जाता है कि वो जिन्हों के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, मैं तुम्हारे ऑफर को डिनाई नहीं कर सकता। इसी के साथ गोल्डलीच जिन्हों से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। जिन्हों कहता है कि एक ना एक दिन तुम मुझे अपना रियल नेम जरूर बताओगे। इसी के साथ दोनों हाथ मिलाते हैं। जिन्हों कहता है कि तो तुम मेरे पहले स्पॉन्सर। गोल्डलीच कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो तुमने किया है इसे मनी से खरीदा नहीं जा सकता। गोल्डलीच जिन्हों से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास स्पिरिट मास्टर वॉल्कन क्यों है, क्या तुम 10th फ्लोर पे वॉर करना चाहते हो। जिन्हों बोलता है कि क्योंकि मैं ऑल मास्टर क्लास का हूँ ना, इसलिए। जिन्हों अपनी स्टेटस विंडो को गोल्डलीच को दिखाता है, उसमें उसकी क्लास ऑल मास्टर होती है, यानी कि वो किसी भी क्लास को जल्दी से अडेप्ट कर सकता है। बाकी प्लेयर एक क्लास को हैंडल कर सकते हैं पर जिन्हों किसी भी क्लास को हैंडल कर सकता है। ये देख के गोल्डलीच काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों कहता है कि मैंने अपनी सभी स्टेट्स को बूस्ट किया है, यहाँ तक मैं कोई भी वेपन को यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो स्प्लिट सोल सोल्जर्स हैं। गोल्डलीच अपने मन में सोच रहा होता है कि ये भले ही अपने पास्ट लाइफ के मुकाबले में काफी ज्यादा वीक हो, पर ये अपने पोटेंशियल के हिसाब से उससे कई ज्यादा आगे है। ये जल्दी अपने पास्ट लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ गोल्डलीच पपेट मास्टर को बुलाता है। सर पपेट गोल्डलीच से कहता है कि क्या आप दोनों ने अपनी कन्वर्सेशन खत्म कर ली। गोल्डलीच उससे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ 10th फ्लोर के सभी वेपन्स को यहाँ पर बाय करके लाओ, और ये तुम मेक श्योर करना कि तुम किसी और कंपनी का नाम यूज करके उन सभी वेपन्स को बाय करना। इसी के साथ गोल्डलीच जिन्हों को भी वीआईपी कार्ड देता है, मतलब कि वो एक वीआईपी कस्टमर बन चुका है गोल्डलीच। थोड़ी देर में वहाँ पर सर पपेट आते हैं और वो गोल्डलीच से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना थोड़ा लेट रहने के कारण। इसी के साथ वो गोल्डलीच को एक कोट देते हैं और कहते हैं कि जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैं उसे ले आया हूँ। जिन्हों कहता है कि मैंने तो वेपन्स की डिमांड रखी थी पर ये तो एक कोट है। गोल्डलीच कहता है कि इसमें हम किसी भी वेपन को स्टोर कर सकते हैं। इस कोट का नाम सब स्पेस है, इसके अंदर एक स्पेस है और इसके अंदर हम किसी भी वेपन को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। यूजर के हिसाब से ये टेम्परेचर, साइज और कलर को एडजस्ट कर सकता है। ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है इस टावर का। जिन्हों इस कोट को पहन लेता है, गोल्डलीच उसे बताता है कि इस कोट के ऊपर प्रोटेक्टिव मैजिक को कास्ट किया गया है, तो ये तुम्हें कुछ छोटे मोटे खतरों से भी बचाएगा। कोट को पहनते ही जिन्हों की इयरिंग गायब हो जाती है। गोल्डलीच उसे बताता है कि ये तुम्हारी बॉडी पे मौजूद सभी एक्सेसरीज को ऑटोमेटिकली सिक्योर और स्टोर करेगा। ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है तो तुम्हें इसे केयरफुली यूज करना चाहिए। जिन्हों कहता है कि वर्ल्ड को मुझसे केयरफुल होना चाहिए। अब हमें एक पोर्टल में से किसी को निकलता हुआ दिखाया जाता है। ये सियोनगेट और उसके साथी होते हैं। सियोनगेट कहता है कि तो फाइनली हम यहाँ पर जिंदा आ ही चुके हैं। एक पर्सन कहता है कि हमने यहाँ पर कुछ भी अचीव नहीं किया है तो हमें कोई भी पार्टी नहीं करनी चाहिए, भले ही हम सियोनगेट की वजह से यहाँ पर जिंदा आए हैं। दूसरा पर्सन जमीन पे गिरा हुआ कहता है तो फाइनली हम 10th फ्लोर पे आ गए, क्या अब हमें आगे टावर को क्लियर करना चाहिए। सियोनगेट काफी खुश होता हुआ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10th फ्लोर पे व्हाइट स्वालो गिल्ड की एक ब्रांच है जो कि हमारी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। सियोनगेट को याद आता है कि जिन्होंने उसे फर्स्ट फ्लोर पे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था, वो कहता है कि उसे रिपे जरूर करना पड़ेगा। तभी वो हंसता हुआ कहता है कि जल्दी हमें हमारा ब्लडी रिवेंज लेने को मिलेगा। इसी के साथ वो ऊपर देखते हैं तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनकी नजर व्हाइट स्वालो गिल्ड की ब्रांच पे पड़ती है जो कि पूरी तरह जल के खाक हो चुकी थी। वहाँ के सभी मेंबर्स 30 फ्लोर पे जा चुके थे। एक पर्सन कहता है कि हम उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 30 फ्लोर पे और हम वहाँ तक क्लाइंब भी नहीं कर सकते हैं टावर को। दूसरा पर्सन बोलता है कि पर हमें सियोनगेट पे भरोसा है, वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। सियोनगेट कहता है कि तुम सभी यूजलेस हो, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम 10th फ्लोर पे कभी भी नहीं आ सकते थे। ये सुन के वो दोनों भी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। सियोनगेट सोच रहा होता है कि आखिर मुझे जिन्हों को मारने के लिए क्या करना होगा। तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है जहाँ पर एक व्हाइट फॉक्स उसके पास लड़खड़ाते हुए आ रही थी। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पास कुछ भी खाने का नहीं है। वो व्हाइट फॉक्स उसके पाँव के पास आकर सांस लेने लगती है। देख के वो
वो सियनगेट कहता है कि ये तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। सियनगेट उस व्हाइट फॉक्स को लात मार के दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद है, तुम आखिर जी ही क्यों रहे हो। वो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस फॉक्स के ऊपर उतार रहा था। तभी गली में से कोई चीज उड़ती हुई आती है और सियनगेट के पांव पे लगती है और उसका पैर कट जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक स्वॉर्ड होती है। सियनगेट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। गली में से कोई पर्सन आ रहा होता है, उसकी बॉडी में से पर्पल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। वो सियनगेट से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे, क्या मुझे तुम्हारे को दोबारा से ट्रीट करना चाहिए। सियनगेट दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। हमें पता चलता है कि ये हमारा जिन होता है जो कि घोस्ट फेस बनकर यहाँ पर आया होता है। वो सियनगेट से कहता है कि इस व्हाइट फॉक्स का ओनर में और यहीं पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नेक्रोमैंसर एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन्हो और वॉल्कन सिटी में टहल रहे होते हैं। जिन्हो वॉल्कन से कहता है तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। वॉल्कन पूछता है कि आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिन्हो बताता है कि हम टावर में जा रहे हैं क्लास चेंज करने के लिए, जहाँ पर हम स्पिरिट पावर को हासिल कर सकते हैं। वॉल्कन जिन्हो से कहता है कि पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो मैं पहले से हूँ, यानी कि स्पिरिट मास्टर। जिन्हो वॉल्कन से कहता है कि ये जो मैंने क्लास अभी भी पाई है ऑल मास्टर क्लास, इसकी वजह से मेरी काफी सारी मेमोरी लॉस हो चुकी है पिछली लाइफ की, इसलिए मैं स्पिरिट पावर को पाना चाहता हूँ ताकि मैं कल्टीवेशन से इस सब को सही कर सकूँ। वॉल्कन कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं समझा। जिन्हो कहता है कि गोल्ड लीच को हैंडल करने के बाद हमने अभी तक रेस्ट नहीं किया है, मुझे लगता है कि अभी हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी उसे सिस्टम का उसे नोटिफिकेशन आता है कि हमने अभी नाइन टेल्ड फॉक्स को सेंस किया है। सिस्टम जिन्हो को गाइड कर रहा था कि उसे नाइन टेल्ड फॉक्स से कहाँ पर मिलेगी। अब जिन्हो को दूसरे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि नाइन टेल्ड फॉक्स ने भेजा था कि मेरी मदद करो। अब सीन वहीं पे आता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर गली में एक रोशनी दिख रही होती है। वो एक स्वॉर्ड होती है जो कि सीधा सियनगेट के पैर पे लगती है और उसके पैर को काट देती है। सियनगेट को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। तभी गली में दिखाया जाता है कि कोई पर्सन वहां से आ रहा होता है जिसकी बॉडी में से पर्पल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये जिन्हो है जो कि सियनगेट से कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर रुक नहीं रहे, क्या मुझे तुम्हें वापस से समझाना पड़ेगा। सियनगेट काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है। वो जिन्हो से कहता है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, आखिर तुम कौन हो। अब हमें नाइन टेल्ड फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि जिन्हो से कह रही होती है कि मैंने ही तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया था। जिन्हो सियनगेट से कहता है कि जिस फॉक्स को तुम मार रहे हो उस फॉक्स का मैं ओनर हूँ। जिन्हो नाइन टेल्ड फॉक्स के सामने खड़ा हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये एक मिथिकल एनिमल है, पर आखिर ये इस जगह पर क्या कर रही है। अब हमें जिन्हो की क्वेस्ट बताई जाती है कि ये नाइन टेल्ड फॉक्स नेचुरल गॉड की डिसाइपल है जिसे जिन्हो को प्रोटेक्ट करना था और उसे नाइन टेल्ड फॉक्स को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा और उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। सबसे पहले जिन्हो को नाइन टेल्ड फॉक्स को रेस्क्यू करना पड़ेगा और फिर उसकी रिकवरी पे ध्यान देना होगा। फिर उसे नाइन टेल्ड फॉक्स द्वारा एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा। जिन्हो कहता है कि मेरा लक तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अब हमें सियनगेट को दिखाया जाता है जो कि जिन्हो को मार्क्स को देख के कहता है कि मैंने इसे पहचान लिया, तो घोस्ट फेस है। जिन्हो सियनगेट से कहता है कि तो फाइनली हम यहाँ पर वापस मिल रहे हैं। सियनगेट कहता है कि तुमने उस समय मेरे को प्रवोक करके वहां से जाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और वो अपने साथियों से जिन्हो के ऊपर अटैक करने को कह देता है। उसके दोनों साथी जिन्हो के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। तभी जिन्हो बड़ी तेजी से वहां से गायब हो जाता है। उसके दोनों साथी काफी ज्यादा हैरान और घबरा जाते हैं कि आखिर जिन्हो कहाँ चला गया है। हमें पता चलता है कि जिन्हो बड़ी तेजी से उस फॉक्स के पास पहुंच जाता है और उस फॉक्स को उठा लेता है। जिन्हो नाइन टेल्ड फॉक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी यहाँ पर चल नहीं सकती हो, पर तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा लास्ट टाइम था कि जो तुमने इस चीज को फेस किया था, अब तुम्हें दोबारा इसे फेस नहीं करना पड़ेगा। सियनगेट जिन्हो से कहता है कि आखिर मैं इस बारे में कैसे भूल गया, जिस तरह तुमने मेरी लात काटी है उसी तरह मैं सेम तरीके से तुम्हारी भी लात काटूंगा। जिन्हो नाइन टेल्ड फॉक्स से कहता है कि आखिर तुम इन सभी का क्या करना चाहती हो। तभी जिन्हो को सिस्टम की ओर से नाइन टेल्ड फॉक्स का नोटिफिकेशन आता है कि मैं इन सभी को मारना चाहती हूँ। सियनगेट अपने साथियों को जिन्हो के ऊपर अटैक करने भेज देता है और वो जिन्हो से कहता है कि आज हम तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। जिन्हो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई आइटम तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। जिन्हो सियनगेट की कटी हुई लात उसकी तरफ फेंक देता है। सियनगेट सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरी कटी हुई लात को मेरी तरफ क्यों फेंका। तभी जिन्हो कॉप से एक्सप्लोजन बोलता है और उसकी लात वहीं पे फट जाती है। सियनगेट और उसके साथी वहीं पे मारे जाते हैं। जिन्हो नाइन टेल्ड फॉक्स से कहता है तो तुम एक बेबी नाइन टेल्ड फॉक्स हो। बेबी नाइन टेल्ड फॉक्स भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें जिन्हो के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो नाइन टेल्ड फॉक्स से कहता है कि तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे तुम्हारे लिए एक नाम को रखना चाहिए। जिन्हो सोच रहा होता है तो तुम एक बेबी फॉक्स हो तो तुम्हारा नाम क्या एक बॉक्स होना चाहिए। वॉल्कन जिन्हो से कहता है कि मुझे लगता है कि जो तुमने बेबी फॉक्स के लिए नाम बोला है इसके लिए तो बेबी फॉक्स तुम्हारा सर क्रैक कर देगी। जिन्हो वॉल्कन से कहता है तो तुम्हारे पास इससे कोई बढ़िया आइडिया है। तभी वॉल्कन काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि आज मेरा एक्सपीरियंस काम आने वाला है जो कि मेरे पास कई सालों से है। ये नाइन टेल्ड फॉक्स से काफी ज्यादा ब्राइट है तो क्यों ना हम इसका नाम होराइंग रखते। वॉल्कन का ये नाम जिन्हो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता। वॉल्कन चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो ये नाम बस बोलने के लिए यूज करना है। जिन्हो कहता है कि इस नाइन टेल्ड फॉक्स की टू टेल्ड फॉक्स है तो हमें इसे शॉर्ट में मिहो बुलाना चाहिए। वॉल्कन ये सुन के काफी ज्यादा खुश था। वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस फॉक्स को भी ये नाम पसंद आएगा। अब हमें नाइन टेल्ड फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि इस नाम को सुन के काफी ज्यादा खुश थी। जिन्हो कहता है कि मुझे लगता है कि नाइन टेल्ड फॉक्स के नाम काफी ज्यादा पसंद आया। तभी नाइन टेल्ड फॉक्स की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और फिर मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। नाइन टेल्ड फॉक्स अपनी पावर को अपने फोरहेड पे फोकस करती है जिसके कारण वहाँ पर एक बॉल क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर एक मार्क्स होता है। जिन्हो कहता है कि ये तो बिल्कुल डोकेबी मार्क्स की तरह है। हमें इस मार्क्स के बारे में बताया जाता है कि ये फॉक्स मार्क्स है और इस मार्क्स को पहनने वाला यूजर फॉक्स की एबिलिटी को यूज कर सकता है। जिन्हो कहता है तो मैं इस मार्क्स की मदद से फॉक्स की एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ, पर मुझे
लगता है कि चार्म सबसे बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये मार्क्स की स्किल ओपोनेंट्स के सामने कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होने वाली। तभी सिस्टम के ओर से नोटिफिकेशन आता है कि नाइनटेल फॉक्स आपसे कह रही है कि अभी भी आपकी क्वेस्ट ऑनगोइंग है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि आपको अब बेबी फॉक्स की वाइटैलिटी पे ध्यान देना चाहिए। जिन्हों कहता है कि अब मैं इसकी वाइटैलिटी के लिए क्या करूं। अब हमें जिन्हों की क्वेस्ट का पार्ट 2 बताया जाता है कि मिहो की स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए उसे 999 रॉ रिवर खिलाने पड़ेंगे और नाइनटेल फॉक्स के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। वॉल्कन कहता है 999 लिवर्स। जिन्हों कहता है कि इस क्वेस्ट को पूरी करने के लिए तो मुझे खुद ही जाके हंटिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे इस मार्क्स के प्राइस के बारे में भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मार्क्स मेरी किसी भी तरह से हेल्प कर सकता है। जिन्हों हंसता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि नाइनटेल फॉक्स की मदद से मैं अपने कुछ बेनिफिट्स भी पूरा कर सकता हूँ। नाइनटेल फॉक्स जिन्हों से कहती है कि तुम ऐसा कुछ मत सोचो जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ। वॉल्कन जिन्हों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए ताकि मैं टावर पर चेंज क्लास के बारे में कुछ पता कर सकूं। जिन्हों कहता है कि तुम बस टावर के ऊपर से ही देख लेना और वापस आ जाना सुबह होने से पहले। वॉल्कन कहता है कि ठीक है। इसी के साथ वॉल्कन वहां से बाहर आ जाता है। वॉल्कन बाहर आके एक जगह पर रुक के सोच रहा होता है कि ये जगह तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब मैं टावर को क्लाइंब करता था, ये बात वॉल्कन कह ही रहा होता है, तभी उसे किसी की जबरदस्त पावर सेंस होती है। वॉल्कन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वॉल्कन ऊपर से देखता है कि एक पर्सन नीचे टहल रहा होता है। वॉल्कन कहता है कि ये एक ड्रैगन है, क्योंकि मैं मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ड्रैगन और ह्यूमन को पहचानने का। ड्रैगन कहता है कि मैं सभी ड्रैगन्स को मारना चाहता हूँ। वॉल्कन जब ये सुनता है कि वो सभी ड्रैगन्स को मारना चाहता है तो वॉल्कन सोच रहा होता है कि ड्रैगन्स तो सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने चाहने वालों को। ये सभी के सभी ड्रैगन्स फॉर रॉयलिटी की तरह काफी ज्यादा प्राइडफुल होते हैं। वॉल्कन कहता है कि मैं इस ड्रैगन को किसी भी ड्रैगन्स को मारने नहीं दे सकता, क्योंकि जल्दी ही 10th फ्लोर पे कई सारे ड्रैगन्स आने वाले हैं। वहाँ खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमें नहीं पता कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, काश हम इसकी भाषा समझ सकते। वॉल्कन कहता है कि क्या सच में ये यहाँ पर कई दिनों से है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे अभी तक कोई भी ड्रैगन नहीं मिला। उस ड्रैगन की नजर वॉल्कन पे पड़ जाती है। वॉल्कन कहता है कि ओ शिट, इसने तो मुझे देख लिया। ड्रैगन वॉल्कन से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अनोइंग हो। वॉल्कन के हंसते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें अनोइंग लगता हूँ। इसी के साथ वॉल्कन नीचे आ जाता है। वॉल्कन कहता है कि मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड में कई सालों से हूँ और तुम तो मेरे सामने बस एक लिटिल ड्रैगन हो। वॉल्कन की इस बात को सुनकर ड्रैगन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ड्रैगन काफी गुस्से में वॉल्कन से चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हो। अब हमें मैजिक टावर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों अपनी नाइनटेल फॉक्स के साथ वहाँ पर आया होता है। वो दरवाजे को खोलता है, वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है। वो पर्सन जिन्हों से कहता है कि आपका मैजिक टावर में स्वागत है। जिन्हों उस पर्सन से कहता है कि मैंने तो सुना था कि मैजिक टावर में काफी सारे लोग होते हैं और मैजिक टावर लोगों से भरा होता है। वो पर्सन जिन्हों से कहता है कि मैजिक टावर में अभी ज्यादातर लोग छुट्टी पर हैं। जिन्हों उस पर्सन से कहता है कि मैं आपके मैजिक टावर के एक रूम को यूज करना चाहता हूँ। वो पर्सन कहता है कि हाँ, आप यूज कर सकते हो, पर उससे पहले आपको शो कराना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में माना पावर है कि नहीं। इसी के साथ वो एक क्रिस्टल भी लेके आया होता है। जिन्हों उस माना क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है। उस माना क्रिस्टल से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है, जो कि जिन्हों की एनर्जी होती है। वो पर्सन सोच रहा होता है कि क्या ये 10th फ्लोर का क्लाइंबर है, क्योंकि इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। जिन्हों की माना पावर के कारण उस माना क्रिस्टल के ऊपर कई सारे क्रैक पड़ जाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद वो माना क्रिस्टल पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। वो पर्सन सोच रहा होता है कि क्या मैं इस पे बिलीव कर सकता हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब हमें वॉल्कन और ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में फाइट करने के लिए स्टार्ट हो गए थे। ड्रैगन के पीछे एक पर्सन खड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का ह्यूमन है जिसके सर पे हॉर्न है। ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उनकी बात सुनकर। वो चिल्ला के कहता है कि तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ। वॉल्कन पीछे खड़ा सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन काफी ज्यादा अजीब है बाकी ड्रैगन के मुकाबले। इसकी सोल भी मुझे कुछ अजीब लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिन्हों की तरह हो, पर ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। वॉल्कन अपने हाथ में एक स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेता है और उस बीस्ट को वो एक स्टिक में कन्वर्ट कर देता है। ये देख के ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच रहा होता है कि इसने तो अपने स्पिरिट बीस्ट को एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्कन काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वो अपनी स्टिक की मदद से ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन उस अटैक को डॉट तो कर लेता है, पर उसके कपड़ों पर वो अटैक लग जाता है। उसके कपड़े भी वहां पर जल जाते हैं। अब ड्रैगन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वॉल्कन अपनी स्टिक की मदद से उन सभी स्पिरिट बीस्ट को ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। ड्रैगन बड़े आसानी से उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और डॉज करते करते वो ड्रैगन वॉल्कन के पास पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से वॉल्कन के ऊपर अटैक करता है, पर वॉल्कन उसकी स्वॉर्ड को अपनी स्टिक की मदद से ब्लॉक कर लेता है। ड्रैगन वॉल्कन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें आज से हेनरिक बुलाऊं, आखिर तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया नाम कैसा लग रहा है। वॉल्कन कहता है कि तुम एक किलर है, तुमने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काफी सारे ड्रैगन को मार रखा है। वॉल्कन ड्रैगन से बोलता है कि तुम मुझे उस पर्सन का नाम बताओ जो कि तुमसे मरे हुए ड्रैगन की बॉडी को कलेक्ट करता है। ये सुनकर ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने डिस्ट्रॉयर ड्रैगन ब्लेड को क्रिएट कर लेता है, जो कि एक ड्रैगन शेप अटैक होता है। उस अटैक को वॉल्कन के ऊपर शूट करता है, पर वॉल्कन उस अटैक को आराम से ही डॉज कर लेता है। ड्रैगन सोच रहा होता है कि मैंने इसके सामने अपना गार्ड डाउन कर लिया, मुझे जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि यहाँ पर चाजिनो के यहाँ पर आ जाए। वॉल्कन अपनी स्टिक के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ड्रैगन वॉल्कन से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं डिस्ट्रॉयर ड्रैगन ब्लेड का अटैक फिर से तुम्हारे पर यूज करूं। ड्रैगन को वॉल्कन की पावर से बने हुए हाथ जकड़ लेते हैं, पर ड्रैगन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी हाथ को काट देता है और वो अपने मून ब्लेड अटैक से वॉल्कन के ऊपर अटैक करता है, जिससे दोनों का अटैक आपस में टकराता है और काफी बड़ा क्लैश होता है। ड्रैगन सोच रहा होता है कि ये स्पिरिट मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने मेरे लास्ट अटैक को आसानी से डिसबर्स कर दिया है। अचानक ड्रैगन के सामने एक बड़ा सा हाथ आ जाता है, जो कि वॉल्कन की पावर से बना होता है। ये देख कर ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है।
वॉल्कन उस हैंड को कंट्रोल करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। दोस्तों यहीं पर हमारा नेक्रोमैंसर एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।